समाज के अंदर आपने कभी सुना है कि किसी चमार ने किसी ठाकुर की मूंछ काट दी? सुना है? कभी आपने सुना है कि किसी वाल्मीकि ने किसी ब्राह्मण के घर जाकर उसकी लड़की छेड़ दी या रास्ते में पकड़ के छेड़ दी? सुना है कभी? ये घटनाएं क्यों नहीं आती देश के अंदर? अगर जातिवाद नहीं है तो सामान्य घटनाएं आनी चाहिए ना, दोनों तरफ से आनी चाहिए। मैं लड़की को छेड़ना या रेप का मैं समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन इन घटनाओं में पात्र आप देखिए कैरेक्टर क्या है। पीड़ित का जो कैरेक्टर होता है हमेशा वो दलित ही क्यों होता है? वो दलित की औरत है, उसकी बेटी ही क्यों होती है? वो हमेशा उसी का दर्द क्यों होता है? दलित हमेशा विक्टिम ही क्यों होता है? दलित कभी एक्ट करने वाला क्यों नहीं होता? हमला करने वाली स्थिति में क्यों नहीं होता? क्योंकि दलित इतना आक्रामक नहीं होता। दलित में ह्यूमैनिटी होती है, वो मानवता के आधार पर चलता है। वो शोषण झेल रहा है। लेकिन मैं ये कह रही हूं, अति जो होती है, कहते हैं ना, अति का बरसना भला ना अति की बरसनी धूप, ना अति का बरसना भला ना अति की भली धूप, और ना अति का बोलना ना अति का चुप। तो ये जो समाज अति कर रहा है ना चुप रहने की, ये इसकी चुप्पी, इसकी बहनों की, इसकी बेटियों की, इसकी जंगल की जमीन की और इसकी आबरू की हर तरह से लुटवाई करवाएगा और करवा रहा है। जो इज्जत अपनी मूंछों के लिए ना बचा सके, एक मच्छर भी अपनी मूंछ को लेकर उड़ता है, एक चूहा भी अपनी मूंछ को लेकर लंबा लंबा घूमता है, ये दलित नहीं घूम सकता। इस देश के अंदर चूहों से भी ज्यादा बुरी स्थिति तो दलितों की भाई साहब, और क्या ये इससे बुरा हाल होगा? लेकिन जो गरीब है, जो कमजोर तबके में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा बैकवर्ड इलाका है, वो लोग क्या करें? वो उनके हाथ पैरों में जान है ना। मैं ये कह रही हूँ, जितने भी गरीब तबका, जहां आपके पास गांव में ना आपके पास खाने को है, ना आपके पास जमीन है, ना आपके पास जायदाद है, ना आपके पास बहुत बड़ा भवन बनाया हुआ आपने कि बड़ी अच्छी इमारत बना रही है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते, बाप दादों की इमारत मिली हुई है, इससे बड़ा मोह प्यार है। एक झोपड़िया टूटी हुई तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है वहां से जाने के लिए, तो झोपड़िया को छोड़ करके अपनी पूरी पीढ़ियां उस झोपड़ी के नीचे क्यों बर्बाद कर रहे हो? निकल करके शहरों की ओर जाओ ना, छोटा छोटा काम कर लो। जरूरी नहीं कि तुम्हें बड़ा सा बिजनेस मिलेगा और तुम उस एम्पायर के मालिक बनने के लिए तुम शहर जाओगे। अरे मैंने ये देखा है कि मेरे खुद के गांव से जिस व्यक्ति ने गांव छोड़ दिया था 20 साल पहले, जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ लिया था 10 साल पहले, उसके घर में परिवार में तरक्की हुई है, उसके बच्चों ने शिक्षा, उसके बच्चों ने एजुकेशन ली है। जो पिछली पीढ़ी के लोग जो बौद्धिस्ट बन गए तो उनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस सड़ी गली व्यवस्था में, जिस धर्म में आपको नीच माना जाता हो, मच्छर चूहे कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा छोटी आपकी वैल्यू आंकी जाती हो, तो आप पढ़े पढ़े कर क्या रहे हो? इसका मतलब तो आप गुलामी का मजा ले रहे हो, आपको गुलामी में आनंद आ रहा है। गुलामी छोड़ने के लिए सारा रास्ता डॉक्टर अंबेडकर देकर गए। जब तक डॉक्टर अंबेडकर की कही बात नहीं मानेंगे तब तक ही ऐसे ही गुलामी को झेलते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे। मुझे अब मूंछ कटवाने वाले से कोई भी संवेदना नहीं है। अगर तेरी मूंछ वो काट रहा है तो तू 10 की पकड़ के मूंछ काटता क्यों नहीं है? तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या? तेरे घर में परिवार में औरतें नहीं है? ये औरतें दिन भर में जो हंसिया दनाती चलाती हैं दूसरों की खेती किसानी काटने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं चला सकती? या तुम जो हाथ पैर चलाते हो घर में अपनी औरतों पर मारने के लिए, जब दुश्मन तुम्हारी मूंछ काटता तब तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते हैं, जब इनमें जान नहीं होती है? यही दलित समाज अपनी औरत में मर्दानगी दिखाता है दारू पी करके, लेकिन जब इसकी इज्जत पर बार होता तब ये मर्दानगी भूल जाता है। ये अपने बच्चे को 4 रुपए की पेंसिल नहीं दिला सकता, 200 रुपए की दारू पी जाएगा पूरे दिन भर में, तब इसकी मर्दानगी बहुत ऊंची होती है। लेकिन जब कोई दुश्मन आकर के इसको अपना पेशाब पिलाए तो इसकी मर्दानगी चूल्हे में चली जाती है। तो ये ऐसा वाहियात घटिया जो सोच के जो हमारे समाज के अंदर जो तबका है, जो बड़ी संख्या बन चुकी है, ऐसे लोगों से मेरी जरा भी सिंपैथी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं लानत भेजती हूँ और शर्म भेजती हूँ। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो इस समाज को बदनामी दिलाओगे। बहुत सारे दलित समाज के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, अच्छी नौकरियों में, अच्छी स्थिति में, वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहते हैं। अगर वो ऐसा कर, इसका कारण है, देखिए, दलित ने अपनी टूटी हुई झोपड़ी छोड़ दी, ठीक है, टूटी झोपड़ी की जगह अच्छा मकान बना लिया। उसने अपनी टूटी चप्पल छोड़ दी, उसकी जगह अच्छा जूता पहन लिया। उसने अपने फटीचर जो चिथड़े पहनता था गांव में, फटे हुए कपड़े, वो भी छोड़ दिए, उस खोल से भी निकल के आ गया, वो सूट बूट पहनने लगा। लेकिन जातिवाद का जो कीड़ा है दिमाग के अंदर, कहते हैं ना कि जातिवाद केवल सवर्णों में नहीं है। आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी ये बात। जातिवाद केवल सवर्णों में नहीं है, जातिवाद अवर्णों में भी है। जो जाति से नीचे, उनके अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है। कैसा जातिवाद? कि वो डरता है कि यार किसी को ये पता चल गया मेरी जाति है तो वो मेरी इज्जत छोड़ देगा करना। तो ये सबसे गंदा और घटिया जातिवाद है। वो तुम्हें नीच मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी को नीच मान सकता है, लेकिन तुम खुद को खुद नीच मान रहे हो, इससे ज्यादा घटिया बात तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती।
तो जो शहर में आकर डरे हुए रहते के, हैं। हाँ, जो शहरों में आकर के मकान बना लिए, घर बना लिए, दुकान बना लिए, बिजनेस खड़े कर लिए, अंपायर खड़े कर लिए, उसके बाद भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरी जाति का पता चल जाएगा, तो तुमने अभी तक केवल और केवल फूटी कोड़ी के बराबर अपनी इज्जत नहीं कमाई है, जो तुम दम लगा के ये कह सको कि यस आई एम दिस इज, मैं ये हूं। और अगर ये नहीं कह पा रहे हो तो इसका मतलब ये है जो तुमने पैसा कमाया, जीवन जीने के लिए पैसा कमा लिया, लेकिन सम्मान पाने के लिए तुमने अपनी इज्जत का जो डर था वो अभी तक नहीं निकाला है। और जब तक ये जाति का डर तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारा दुश्मन तुम पर हावी रहेगा। अगर तुमने शहरों में आके घर बना लिया, अपनी गरीबी से पीछे छुड़ा लिया है, तो इस जाति से भी पीछे छुड़ाओ। और जाति से पीछे तभी छूट सकता है जब अपने मन से ये डर निकाल दोगे कि तुम नीच हो। लेकिन मैम, जातिवादी और मनुवादी लोग अपने अंदर क्यों सुधार नहीं ला रहे हैं? एक तरफ जो है सरकारें हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जातिवादी लोग क्यों सुधार लाएंगे मेरे भाई? जब जाति से शोषित हो रहा, पहले वो लाए ना। मैंने कहा ना, एक सिस्टम में मुझे हर दिन इज्जत की इजाफा हो रहा है, पैसे का इजाफा हो रहा है, सामाजिक सिस्टम में ऊंचा स्थान प्राप्त हो रहा, तो मैं क्यों छोड़ूंगी ये लालच? बोलो ना। जिसका इसमें नुकसान हो रहा है वो इस सिस्टम को बदलेगा। और रही बात, कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, तो सारे हिंदू एक होने वाले वो सारे जितने भी बनते हैं कि हम बहुत बड़े पुरुष हैं, बहुत बड़े मर्द हैं, हिंदू एकता बना रहे हैं, वो सारे हिंदू आकर के भी दलित भाई के साथ अपनी मूछें कटवा में क्या में कि भाई एक बात, दलित भाई की मूछ कट गया, हम सारे हिंदू होने की बात हुई, हम सबकी मूछें कटेंगी। अगर एक बहन की इज्जत की अगर हमला होता है तो उस अपराधी, उस दलित बेटी के लिए सारी जाति के लोग खड़े हों, तभी तो पता चलेगा हिंदू राष्ट्र बन रहा। किसका हिंदू राष्ट्र बन रहा? जाटव हिंदू राष्ट्र बन रहा। जाटव का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, भंगी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कुर्मी का हिंदू राष्ट्र बनाओगे, लोधे का बनाओगे, जाट का बनाओगे, ठाकुर का बनाओगे, मराठा का बनाओगे, क्षत्रिय का बनाओगे, ब्राह्मण का बनाओगे, किसका राष्ट्र बनाओगे? हिंदू के अंदर 6743 जातियां हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी हिंदू धर्म 6743 जातियों का धर्म बनेगा, राष्ट्र बनेगा। तो ये तो इतना बिखरा, इतना विखंडित, इतना आपस में टूटा फूटा लड़ाई झगड़ों का राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को नीच समझेगा, और क्षत्रिय जो वैश्य को नीच समझेगा, और वैश्य और बाकी नीचों को नीच समझेगा। शूद्र जो नीचे की ओबीसी की जो जातियां वो दलितों का अछूत समझेंगी, और दलित जो आदिवासी को अपने से दूर समझेगा। तो भैया ये बताइए, हिंदू राष्ट्र किसका राष्ट्र बन रहा? किसके लिए बन रहा? जाटवों के लिए, ठाकुरों के लिए, पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, किसके लिए बन रहा? ये इतनी सी डेफिनेशन हमें बता दीजिए ताकि हम भी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को समर्थन करें। जातिवादी गुंडे हैं, ये अपराध करने से पहले सोचते नहीं कि पुलिस कानून कुछ तो डर नहीं होता। जातिवादी गुंडों को इसलिए डर नहीं होता है क्योंकि डराने जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है, एक तो उसमें दम नहीं होता है विद्रोह करने का, दूसरा जो पुलिस है, प्रशासन है, और जो राजनीतिक नेता हैं, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधियों को समर्थन करते हैं, क्योंकि उनकी भी जो सोच है वो भी समाज के लिए, इस दलित समाज के लिए इतनी अच्छी है, इतनी प्रोग्रेसिव अभी तक नहीं हुई है। जिस डॉक्टर अंबेडकर का झूठा उनका छुआ हुआ पानी संसद के अंदर नहीं पिया जाता है, तो सोचिए कि जो इतना साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति, सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति, जो पूरे विश्व में उस समय भी जो जब संविधान लिखे जा रहे तो देश के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ ही लोग ऐसे थे जो संविधानों को लिख सकते थे, और डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े विशालतम भारत के संविधान को लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पिया गया था। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आज के जो नेता, उस समय के चले आ रहे नेता, वो अभी भी जो है उनकी सोच घटियापन खत्म हो गया होगा और वो जो है यहाँ पे जातिवाद को छोड़ देंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, मैं उनकी कोटेशन को आज यहाँ बता दूं कि ब्राह्मण अपना पवित्र धर्म और कर्म समझता है जातिवाद को बनाए रखना, क्योंकि यह उसे उसके पुरखों से सीख मिलती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद को जिंदा नहीं पाएगा, और अगर उसे अपनी व्यवस्था जिंदा रखनी है तो उसे जातिवाद जिंदा रखना पड़ेगा। इस व्यवस्था में अगर हमारी मार पड़ रही है, हमारी जमीन छिन रही है, हमारी कुटाई हो रही है, तो सबसे पहले जरूरत यह है कि हम इस व्यवस्था को धूल चटा दें, कई फीट मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसके नीचे दबा दें। लेकिन जिन लोगों का शोषण हो रहा है, जब वही इस मिट्टी के गड्ढे को नहीं दबाते, जातिवाद को नहीं दबाते, तो जातिवाद करने वाले तो आनंद उठाएंगे भैया, उनका कोई दोष नहीं। तब तक रामायण, महाभारत, कथा, भागवत, सुंदरकांड, बंदरकांड पढ़ता रहेगा, तब तक ये संविधान से दूर रहेगा, और संविधान से जब तक दूर रहेगा, जब तक अपने अधिकारों से दूर रहेगा, कानूनी जानकारी से दूर रहेगा, तब तक ये मरता पिटता ऐसे ही छिपता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग दलितों का वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, सुरक्षा का उन्हें भरोसा देते हैं, तो फिर अभी तक मतलब 75 साल बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल बात करेंगे तो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, ये जो दलित है, ये फुटबॉल की तरह है, कभी बीजेपी इसके साथ लात मार के खेल लेती है तो कभी कांग्रेस खेल लेती है। और ये दलित भावनात्मक रूप से कभी कहता वो अच्छा बोल रहा तो उधर चला जाता, कभी सोचता बीजेपी अच्छा बोली तो उधर चला जाता। तो ये बिन पहने की तरह जो लुढ़कने वाला लोटा बना हुआ ये समाज है, जिसकी अपनी विचारधारा नहीं बन रही, जिसका अपना कोई धर्म नहीं बन रहा, जिसकी अपना कोई सामाजिक सिस्टम नहीं बन रहा है,
तो ये बिखरा हुआ, छितरा हुआ और टूटा फूटा समाज ऐसे ही दुश्मन के हाथों से खेलता रहेगा। तो मैं यही बात हमेशा बार बार चेता रही हूं कि पहले तो अपने राइट्स को जानिए, उसके बाद उनके लिए जागरूक होइए और जागरूक होकर के एकजुट होइए। अगर एकजुट भी नहीं हुए तो आप मारे जाओगे एक एक करके, इसी तरह से बेइज्जत करके